कभी सोचा है कि एक ऐसा वक्त था जब काली मिर्च सोने से भी ज्यादा कीमती थी? ये कोई मजाक नहीं, बल्कि वो सच्चाई है जिसने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए और दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। तो आज हम उसी दिलचस्प कहानी में उतरेंगे कि कैसे मसालों की एक छोटी सी चाहत यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतों को खींचकर भारत के दरवाजे तक ले आई। तो हमारी ये कहानी 5 हिस्सों में आगे बढ़ेगी। सबसे पहले देखेंगे कि ये मसालों की दौड़ आखिर थी क्या। फिर चलेंगे पुर्तगाल की उस हिम्मत भरी समुद्री यात्रा पर जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद देखेंगे कि कैसे हिंद महासागर एक भीड़-भाड़ वाला अखाड़ा बन गया। और फिर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अंग्रेज जीते कैसे। और आखिर में हम समझेंगे कि कैसे व्यापार के लिए बनी छोटी-छोटी चौकियां एक बहुत बड़े साम्राज्य की बुनियाद बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे खजाने की तलाश से जो सोने और चांदी से भी कहीं ज्यादा कीमती था। एक ऐसा खजाना जिसने पूरे पूरे महाद्वीप से नौसेनाओं को रवाना कर दिया और इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि 15वीं सदी में आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जो सोने से भी ज्यादा कीमती हो सकती है। और इसका जवाब ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज का सवाल नहीं है। यही वो चाबी है जो उस ताले को खोलती है कि आखिर क्यों यूरोप के लोग आधी दुनिया का चक्कर लगाकर भारत पहुंचे। जवाब है मसाले। जी हाँ, वही काली मिर्च, लौंग, दालचीनी जो आज हमारी किचन में आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन उस जमाने में ये सिर्फ मसाले नहीं थे, ये स्टेटस सिंबल थे, दवा थे और बेशुमार दौलत का जरिया थे। सोचिए, जिस किसी का भी इन मसालों के व्यापार पर कब्जा हो जाता, वो यूरोप का सबसे अमीर देश बन सकता था। ये एक ऐसा इनाम था जिसके लिए लोग जान लेने और देने दोनों के लिए तैयार थे। देखिए, सदियों से यूरोप तक मसाले जमीन के रास्ते पहुंचते थे, सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर आया साल 1453 और सब कुछ बदल गया। कॉन्स्टेंटिनोपल शहर पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया और वो जो पुराना रास्ता था ना, वो रातों रात बंद हो गया। अब यूरोप का मसालों के सोर्स से सीधा कनेक्शन टूट चुका था। कीमतें आसमान छूने लगीं। उन्हें एक नए रास्ते की, एक समुद्री रास्ते की बहुत सख्त जरूरत थी। और इसी मुश्किल घड़ी में एक छोटा सा देश पुर्तगाल एक बहुत ही डेयरिंग आइडिया के साथ सामने आया। उन्होंने सोचा, जमीन का रास्ता बंद हो गया तो क्या हुआ? क्या हो अगर हम समुद्र के रास्ते जाएं, अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर सीधा भारत पहुंच जाएं तो? और फिर 1498 में जो नामुमकिन लगता था वो हो गया। सालों की खतरनाक यात्रा के बाद पुर्तगाली एक्सप्लोरर वास्को डी गामा अफ्रीका के दक्षिणी कोने से घूमकर भारत के कालीकट बंदरगाह पर आ पहुंचा। इतिहास में ये पहली बार था कि यूरोप और भारत के बीच एक डायरेक्ट समुद्री रास्ता खुल गया था। गेम पूरी तरह से बदल चुका था। लेकिन पुर्तगाली सिर्फ ट्रेडर बनकर खुश नहीं रहना चाहते थे। नहीं, वो तो मालिक बनना चाहते थे। उन्होंने एक बड़ी खतरनाक पॉलिसी लागू की जिसे कहते थे ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका सीधा साधा मतलब ये था कि हिंद महासागर अब उनका है। कोई भी जहाज, चाहे इंडियन हो या अरब, अगर इस समंदर से गुजरेगा तो उसे पुर्तगालियों से एक लाइसेंस खरीदना होगा जिसे वो कार्टास कहते थे। और अगर आपके पास ये नहीं है तो या तो आपका जहाज लूट लिया जाएगा या डुबो दिया जाएगा। ये एक तरह की सरकारी समुद्री डकैती थी। फिर 1510 में पुर्तगालियों ने एक और भी बड़ा कदम उठाया। उन्होंने सीधे गोवा शहर पर ही कब्जा कर लिया। और ये सिर्फ एक और बंदरगाह जीतना नहीं था, ये एक बहुत बड़ी बात थी। सोचिए, सिकंदर महान के लगभग 1800 साल बाद ये पहली बार था कि किसी यूरोपीय ताकत ने भारत की जमीन पर कब्जा किया था। ये एक साफ इशारा था कि उनके इरादे सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं हैं। वैसे पुर्तगालियों का असर सिर्फ लड़ाई और कब्जे तक नहीं था। उन्होंने भारत को हमेशा के लिए बदल भी दिया। वो अपने साथ अमेरिका से आलू, टमाटर और मिर्च जैसी फसलें लेकर आए। जरा सोचिए, क्या आज हम मिर्च के बिना इंडियन खाने की कल्पना भी कर सकते हैं? ये उनकी एक ऐसी देन की जो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अब पुर्तगाल की ये जबरदस्त कामयाबी ज्यादा दिन तक छिपी नहीं रह सकती थी। पूरे यूरोप में ये खबर आग की तरह फैल गई कि भारत के साथ सीधे व्यापार में कितना ज्यादा मुनाफा है। और देखते ही देखते हिंद महासागर जो कभी एक शांत रास्ता हुआ करता था, अब एक बिजी हाईवे बन गया जहां हर कोई अपनी लेन बनाने की होड़ में था।
तो फिर क्या था, डच आ गए, अंग्रेज आ गए, फ्रांसीसी और यहाँ तक कि डेन्स भी इस खेल में कूद पड़े। सबने अपनी अपनी पावरफुल ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और भारत के तटों पर अपने अड्डे जमाने शुरू कर दिए। सूरत, पौंडीचेरी, पुलिकट, ये सिर्फ शहरों के नाम नहीं थे, ये भारत के भविष्य की एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात पर रखे गए अहम मोहरे थे। तो अब असली सवाल पर आते हैं। इतने सारे ताकतवर खिलाड़ियों के बीच इस खतरनाक मुकाबले में आखिर एक ही विजेता कैसे बना? अंग्रेजों के पास ऐसा क्या था जो बाकी किसी के पास नहीं था? वो कैसे जीते? इसका एक बड़ा इशारा मिला 1612 में। सूरत के पास समंदर में अंग्रेजों के एक छोटे से बेड़े का सामना एक बहुत बड़ी पुर्तगाली नेवी से हुआ। और जानते हैं क्या हुआ? अंग्रेज जीत गए। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये एक ऐलान था। समंदर के पुराने बादशाह हार चुके थे और एक नया दावेदार मैदान में आ गया था। तो अंग्रेजों के पास कुछ खास फायदे थे। पहला, उनकी रॉयल नेवी, उस समय दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना। और दूसरा, उनके अपने देश में स्थिरता थी। जहां उनके दुश्मन जैसे फ्रांस अपने ही देश में क्रांतियों और उथल-पुथल से जूझ रहे थे, वहीं ब्रिटेन की सरकार स्टेबल थी और अपना पूरा ध्यान बाहर अपनी महत्वाकांक्षाओं पर लगा सकती थी। फिर उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी खुद एक बहुत बड़ा एडवांटेज थी। ये कोई सरकारी दफ्तर नहीं था, ये एक प्राइवेट कंपनी थी जिसे बस मुनाफे से मतलब था। सरकारी सुस्ती की जगह यहाँ तेजी थी, कुशलता थी और रिस्क लेने की हिम्मत थी। और ऊपर से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति से जो पैसा और ताकत आ रही थी, उसने तो इसे एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन बना दिया था। जमीन पर भी उनके सैनिक ज्यादा अनुशासित थे और उनके कमांडर ज्यादा चालाक। लेकिन शायद सबसे बड़ा फर्क उनके एटीट्यूड का था। पुर्तगालियों की तरह वो धर्म का प्रचार करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे। उनका मेन फोकस था बिजनेस, सिर्फ व्यापार। और इसी प्रैक्टिकल सोच की वजह से स्थानीय राजाओं और लोगों को वो शुरुआत में कम खतरनाक लगे। तो इन सभी वजहों ने मिलकर एक ऐसा नतीजा तैयार किया जिसकी शायद किसी ने शुरुआत में कल्पना भी नहीं की होगी। जो चीज़ मसालों के लिए एक दौड़ के तौर पर शुरू हुई थी, वो अब कुछ बहुत बड़ा बनने वाली थी। एक नए साम्राज्य का जन्म। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। वो छोटी छोटी ट्रेडिंग पोस्ट धीरे धीरे किलों में बदली, किले शहरों में बदले और शहर एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जे में बदल गए। जो कहानी मसालों के व्यापार से शुरू हुई थी, उसका अंत ब्रिटिश राज की स्थापना पर हुआ। और हाँ, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये एक बहुत धीमी और सोची समझी प्रक्रिया थी। पहला कदम, व्यापारी बनकर आओ। दूसरा कदम, अपने सामान की सुरक्षा के लिए किले बनाओ। तीसरा कदम, अपने यूरोपियन दुश्मनों को रास्ते से हटाओ। चौथा कदम, यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में दखल देना शुरू करो। और आखिरी कदम, सीधे सीधे कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। तो आखिर में हम इसी एक हैरान कर देने वाले सवाल पर आकर रुकते हैं कि कैसे सिर्फ काली मिर्च की तलाश ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को जन्म दे दिया। ये इतिहास का शायद सबसे बड़ा सबक है कि कैसे कभी-कभी बहुत छोटी सी शुरुआत का अंजाम बहुत बहुत बड़ा हो सकता है।